है 4/, सेकंड का आंसर 1/14। पहले का है 4/, दूसरे का 1/14। लास्ट का आंसर लास्ट का आंसर पाई ln2। पाई ln2। और इसका आंसर fx इक्वल टू, हाँ भाई कोई पहुंचा? इसका आंसर ये आता है fx इज इक्वल टू दिस। ये वाला नहीं, ये नहीं कर पाए। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी सब कर लिए ना? यस। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ, क्या चारों डिस्कस करूं मैं? थर्ड वाला कर लिया। थर्ड वाला। बाकी और लोग बताएं, एक बार चारों डिस्कस कर दूं? बोलो जल्दी, आए ना? यस सर। चलिए पहला देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आसान थे, चारों ही हो जाने चाहिए थे आपसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, तो सेम आर की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है 1 + 1 स्क्वायर, मतलब भाई 1/n का होल स्क्वायर, 1 + 1/n का होल स्क्वायर, और इसकी पावर में आएगा 2/n। 1/n। फिर दूसरा आएगा 1 + 2/n का होल स्क्वायर, और उसकी पावर में आएगा 2 × 2/n। फिर तीसरा टर्म आएगा 1 + 3/n का होल स्क्वायर, और उसकी पावर में आएगा 2 × 3/n। ऐसे करते करते लास्ट वाला आएगा 1 + n/n का होल स्क्वायर, और उसकी पावर में आएगा 2 × n/n, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा? 1/n। ये हमने सबसे n बाहर कर लिया ना, क्योंकि हर में यहाँ पर n स्क्वायर है ना, तो वहां से एक पावर 1/n बाहर आ गई। अब ये हुआ किसकी वैल्यू? y की। अब दोनों साइड लॉग लो, तो ln y जैसे ही लोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n बाहर आएगा, और ये सिग्मा बन जाएगा r = 1 से लेके n ln 1 + r/n का होल स्क्वायर, और उसकी पावर में कितना है? r/n। इस पूरे की पावर कितना है? 2 × r/n। दिख रहा है? तो ये पावर से बाहर आ जाएगा। बाहर आ, जैसे ही बाहर लोगे तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r = 1 से n 2 × r/n, और ln 1 + r/n का होल स्क्वायर। ये पहला स्टेप खत्म, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। 0 से 1 2x ln 1 + x। ये तो सीधा ही सॉल्व हो रहा है। जैसे आप 1 + x² को क्या मानोगे? t, तो 2x dx क्या होगा? dt, और x और t के हिसाब से लिमिट चेंज होगी। 1 पे 2, जो 1 पे पे 2 0 लिमिट हो जाएगी 1 से 2, और ये हो जाएगा ln t। ln t का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होता है, ln t - t। इसी में लिमिट रख दोगे 1 से 2, जब रखोगे तो आएगा ln 4 और -1। ये आ गया ln, और इसी को आप लिख दोगे ln 4 - ln e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/। फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे सही होना चाहिए। यस। चलिए सेकंड तो कल ही कराया था, मुझे ऐसा क्यों याद है? YDPP में ही था। हाँ, लेकिन बस DTP में क्या था, डायरेक्ट R वो वो 49 में R की फॉर्म बनानी पड़ेगी, बट वो दिख रही है कैसे बननी है। यस। बोलो भाई, जैसे पहला टर्म क्या है? √n अपॉन √1, और यहाँ पे क्या है? 3 + 4 √n का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? √n/√2, और यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पे 3√1 है ना? बोलो भाई। 3√2 + 4√n। अच्छा, ये है √n/√3। यहाँ पे क्या है? 3√3 और प्लस 4√n का होल स्क्वायर। ऐसे करके चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर आएगा √n, एक √n बाहर आ जाएगा। तो और इस 49 को आप लिखोगे 7n का स्क्वायर, 3√n + 4√n का अब सेम फॉर्म आ गई कि नहीं? हाँ भाई। अब जैसे ही आप यहाँ से इन वाले टर्म से n√n कॉमन करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा? 1/n। तो लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n बाहर करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा r = 1 से लेके n 1/√r/n इन ब्रैकेट 3 √r/n + 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को चेंज कर दो, तो 0 से 1
dx अपॉन रूट एक्स और 3√x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का टेक्निक तो था ना, 3√+4 को ही क्या ले लेना था, t। T तो यहाँ से dx बाई रूट एक्स कितना आ जाता है, 2 dt/3 क्या, बोलो। और इसी के हिसाब से लिमिट चेंज कर देते हैं x से t। जब आप x को क्या लेते 1 तो ये 7 आ जाता, और 0 लेते तो 4 आ जाता। तो लिमिट शायद 4 से 7 आ रही थी, अरे बोलो। और ये आ जाता है dt/t² और साथ में क्या आ जाता है 2/3। t² का t होता है क्या, -1/t -1/t, और लिमिट रख देते 4 से 7। तो ये आ जाता है 2/3 इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/, -1/7 यहाँ से आ जाता 1/14। ये तो आसान था। हाँ yes अब आप फर्स्ट थर्ड में गए है कि नहीं। हाँ थर्ड वाले क्वेश्चन की टेक्निक क्या थी, मैंने आपको एक दिन बताया था ना, एवरी डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब ध्यान से yes ऑब्जर्व, मतलब कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे लिखा हो 0 से 1 fx dx, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, constant कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सॉल्व करो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है, तो वो आपको दबाव लेने की जरूरत है ही नहीं। तो कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो अब देखो, जैसे अब fx फंक्शन को अगर आप अपने ऑब्जर्व करो तो fx फंक्शन क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल टू e की पावर x प्लस कांस्टेंट 0 से 1 x इंटू एफ वाई डी वाई, और प्लस 0 से 1 e की पावर x y एफ वाई डी वाई। ध्यान से देखना, अच्छा इंटीग्रेशन y पे है तो x उसके लिए कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन y पे है तो x वाला फंक्शन उसके लिए क्या हो गया, constant और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए बाहर आ जाता है। अब फील आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। अच्छा अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, दोनों डेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होंगे कि नहीं बताओ। तो हम yes ए ले लेते हैं 0 से 1 एफ वाई डी वाई को, और बी किसको ले लेते हैं 0 से 1 y इंटू एफ वाई डी वाई, मान सकते हैं। तो इसका मतलब yes आपका जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या हो गया, e की पावर x प्लस ए एक्स प्लस बी ई की पावर x। इसका तो मतलब 1 डिफरेंस प्लस बी इंटू ई की पावर x प्लस एक्स। अब ए आपने क्या लिया है 0 से 1 एफ वाई मतलब 1 प्लस बी ई की पावर y प्लस ए वाई डी वाई। अरे हाँ या ना, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस बी ई की पावर y प्लस ए वाई स्क्वायर बाई 2, और इसी में लिमिट क्या रख दोगे 0 से 1, 1 रखोगे तो आएगा 1 प्लस बी इंटू ई और प्लस ए बाई 2, और 0 रखोगे तो आ जाएगा 1 प्लस बी। अब यहाँ से अगर इक्वेशन देखोगे तो आएगा 1 प्लस बी इन ब्रैकेट ई प्लस 1, अरे 0 रखने में माइनस आ गया ना, -1 प्लस तो यहाँ पर ये आएगा ई माइनस 1, और a बाई 2 इधर ले आओगे इज इक्वल टू a बाई 2, तो 2 एंड a, ये पहली इक्वेशन आ रही है, चेक करना। अच्छा जो सेकंड वाला b है वो क्या है 0 से 1 एफ वाई मतलब 1 प्लस बी इंटू ई की पावर y प्लस ए वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस बी, अच्छा y एफ वाई में वही बाई पार्ट लगा दोगे तो y ई की पावर y माइनस ई की पावर y, और ये हो जाएगा ए वाई क्यूब बाई 3, और इसी में लिमिट क्या रख दोगे 0 से 1 रखो जरा। जब 1 रखोगे तो y ई की पावर y ई माइनस ई है तो 0 ही हो गया, 1 रखने पे ये a बाई 3 आएगा, तो b की वैल्यू पहले तो आएगी a बाई 3। जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1, तो माइनस कितना आएगा ये, माइनस 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 प्लस 1 प्लस बी आएगा, तो b से वाला b कैंसिल होगा, इसका मतलब a की वैल्यू फिक्स आ गई कितनी माइनस, a की वैल्यू -3 उठा के ऊपर रख दो, तो 1 प्लस बी कितना आ रहा है -3/2 ई माइनस 1, तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से, या 1 प्लस बी तो चाहिए हमें, अरे हाँ या ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 प्लस बी की, तो एफ एक्स फंक्शन कितना आ गया -3 ई की पावर x/2 ई माइनस 1 -3x। कितने लोगों को समझ आया ये, बोलो भाई। yes कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा था कि नहीं था, बताओ कि एवरी हाँ डेफिनेट हैविंग
कांस्टेंट वैल्यू। तो जहां जहां वो डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखा उसको कांस्टेंट मान लिया, उसी कांस्टेंट को फिर से फंक्शन, अब कांस्टेंट के टर्म में फंक्शन आ गया, रिवर्स में उसी फंक्शन को फिर से इक्वल कर दिया इंटीग्रेशन करके, कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू आ गई, वही रिवर्स में उठा के रख दिया, आंसर आ गया। कितने लोगों को समझ आया भाई? यस चलिए लास्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था, हाँ ये किसी को बताना है? नहीं बोलो बेटा, किसी को बताना हो तो जल्दी हाय ना में जवाब दो। हो गया था हो गया था? कैसे किया था इसको? मैं पहले वो 2 बाहर गया 0 से पाई बाय 4 से लिमिट ली ना ना ना, 10x प्लस cot x होता है 2 cos x। ln mod sin 2x by 2 में करा ना ना ना, 10x प्लस cot x 2 cos x 2x होता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ वो तो यस हाँ सर सर होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 0 से पाई बाई 2 ln 2 और माइनस ln sin 2x इंटू dx आ गया। अच्छा ln 2 इंटू पाई बाई 2 तो आ ही गया पहला से, और दूसरा पहला आपने पढ़ा था ln sin 2x, ये क्या होता है? पाई बाई 2 ln 2, पाई बाय 2 ln पाई बाई 2 ln 2, ये हो गया प्लस पाई बाई 2 ln प्लस 2 पाई बाय 2 ln। पाई ln 2। दो लाइन हाँ का सर। है यार, तो आपने पढ़ा ना, ये वाला रिजल्ट याद है तो? यस उस दिन Yes, आपने sir. 4 रिजल्ट लिखे थे, पहला लिखा था 0 से पाई बाई 2 ln sin ln x, mod Sin sin x, फिर आपने लिखा था 0 से 0 पाई से बाई पाई 2 बाय ln cos x dx, ln cos x फिर आपने लिखा था 0 से ln पाई बाई 2 ln ln sin 2x. dx, माइनस ये पाई बाय वाला 2 हमने ln लिखा है आज। फिर लिखा था 0 से 1 ln x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर dx, माइनस इन सब की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाय 2 ln। ln 2. और मैंने कहा था ना ये रिजल्ट क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है सिचुएशनली, Yes. हाँ सर को यूज हो गया, नहीं आया समझ में? समझ में। इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है इसका। इससे बेस्ट एक तरीका और हो सकता था कि आप पहले प्रॉपर्टी 6 लगाते, फिर प्रॉपर्टी 4 लगा के सिंप्लीफाई करते, वही इंटीग्रेशन रिपीट कर जाते। यही किया क्या? अगर पहले प्रॉपर्टी 6 लगाई थी फिर सर हाँ। बाद में ये cosec 2x वाली बात लिखी अरे यार, ये तो फिर पहले ही देख लेना चाहिए था प्रॉपर्टी 6 लगाने से। नहीं, Yes. जल्दी नहीं हो जाता। हाँ समझ आया भाई ये? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। डन है? नो सर यस यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है। अब हम आते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, हेडिंग डालो, रिडक्शन फॉर्मूला इन डीआई। जैसे हमने रिडक्शन रिजल्ट पढ़े हैं किसमें, आई में, वैसे हम रिडक्शन रिजल्ट्स पढ़ेंगे किसमें, डीआई में। अच्छा आई के रिडक्शन जो रिजल्ट्स थे वो हमने याद नहीं रखे थे, बट डीआई में कुछ ऐसे रिडक्शन रिजल्ट्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे, हमारा कैलकुलेशन उससे बढ़ जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन जो बहुत यूज होता है, आई एन 0 से पाई बाई 4 10 की पावर nx dx, सही है? याद है आपको जब इसको आई एन आपने इंडेफिनिट में किया था, आई एन आपने इंडेफिनिट में किया था, आई एन प्लस 2 इक्वल्स टू क्या रिजल्ट निकाला था आपने? आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इक्वल टू 10 की पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 n x अपॉन n माइनस n माइनस 1 x अपॉन n n माइनस माइनस 1 1। अच्छा याद करो ये रिजल्ट। अच्छा अब क्या है कि अब डेफिनिट है, तो डेफिनिट में ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। अब जब आप इसको वैसे ही सॉल्व करोगे, अच्छा प्रोसेस सॉल्व करने का वही है, वहां पे रिडक्शन फॉर्मूला जैसे डीआई इंडेफिनिट में सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, आप इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते थे जिससे वही वाला इंटीग्रेशन tan n रिपीट कर जाए, tan और स्क्वायर x और इसमें tan ऐसे n पार्ट में ब्रेक नहीं करते थे जिससे क्या हो जाए, इंटीग्रेशन चेंज हो रहा हो। आप इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिससे आई एन की फॉर्म वाला इंटीग्रेशन रिपीट करे, याद है तो? अच्छा यहाँ भी प्रोसेस वही करना है, तो इसको कैसे ब्रेक करते थे याद है? 10 की tan पावर, स्क्वायर x और tan n माइनस और यहाँ पे 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को क्या लिख देते थे, 1 x स्क्वायर x ये बन जाता था 0 से पाई बाई 4 10 की पावर n माइनस 2x और साथ में sec स्क्वायर x dx और माइनस आई एन माइनस 2। समझ में आ गया होगा? अब आई एन और आई एन माइनस 2 एक साथ आ जाएगा, बोलो भाई, और आंसर आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 10 की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही क्या आता है, 10 की पावर n माइनस एक्स बाई n माइनस, इसी में लिमिट रख देंगे 0 से पाई बाई 4,
फाइनल आंसर आ जाएगा 1/n-1। दिखा कि नहीं? इसका मतलब पहला जो रिजल्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये है कि अगर in की वैल्यू 0 से π/4 10 की पावर nx dx है तो इसका रिडक्शन रिजल्ट होता है in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। अरे बोलो भाई, अरे हाँ या ना? यस ये रिजल्ट प्रूव कर पाए कि नहीं? Yes. अच्छा, अब रुकना जरा एक मिनट। अब इस रिजल्ट का यूज, जैसे मान लो क्वेश्चन आया फाइंड I10 0 से π/4 10 की पावर 10x dx, इसकी वैल्यू निकालनी है आप। सही है। अब देखो आपने अभी पढ़ा कि जो in होता है वो in-2 के साथ ऐड होके 1/n-1 देता है। तो I10 I8 के साथ ऐड होगा और क्या देगा? 1/, 1/9 फिर I8 I6 के साथ ऐड होके क्या देगा? 1/7 I7, दोनों के मिडिल का टर्म, समझ रहे हो? फिर I6 I4 के साथ ऐड होके, 5/5 5. फिर I4 I2 के साथ ऐड होके, 1/3 1/3. और फिर I2 I0 के साथ ऐड होके 1/1. 1/1 अब यहाँ से हम I0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई I0 कितना हो जाएगा? 0 से π/4 10 की पावर 0 मतलब 1। क्या ये वैल्यू π/4 आ जाएगी? 5/4 है। अब I0 रखोगे, I0 से क्या निकालोगे? I2, I2 रखोगे क्या निकलेगा? I4, I4 रखोगे क्या निकलेगा? I6, I6 रखोगे क्या निकलेगा? I8, I8 रखोगे क्या निकल आएगा? अब ऐसे तो बार बार कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो I10 की वैल्यू लिखने का तरीका क्या होगा? 1 माइनस π/4, इसको माइनस करेंगे 1/3 से, इसको माइनस करेंगे 1/5 से, इसको माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1/7 से, और इसको पूरा माइनस कर देंगे किससे? दिखा है मैंने कैसे लिखा? हाँ यस सर वही चीज करते जा रहे हैं ना। I2 हो हाँ गया माइनस I0, फिर I2 को माइनस करेंगे 1/3 से तो I4 आएगा, फिर I4 को 1/5 से माइनस कर देंगे, फिर I6 को 1/7 से माइनस कर देंगे, और I8 को किससे माइनस कर देंगे? 1/। कितने लोगों को समझ आया ये? Yes, sir. तो वैल्यू कैसे लिखना है डायरेक्ट दिखा? इसका Yes, पहला यूज यही है। अब इसी में जैसे मैं आपसे पूछूं फाइंड I9 0 से π/4 10 की पावर 9x dx, बताओ क्या आएगा? पहले नोट करोगे क्या? सर एक नोट हाँ पहले अच्छा तो I9 बता देता हूँ फिर नोट करना है ना। अब I9 में भी सेम रिजल्ट चलेगा, in प्लस in-2 इक्वल टू 1/n-1। बोलो भाई। तो इसका मतलब I9 किससे रिलेट होगा? I7 से, और 1/6। फिर I6 किससे रिलेट होगा? I7 किससे रिलेट होगा? I5 से, 5/5. 1/6 देगा। I5 किससे रिलेट होगा? I3 से, और 1/4 देगा। फिर I3 किससे रिलेट होगा? I1 से, और 1/2 देगा। यानी हमें इस बार किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? I1 की। और I1 होगा क्या? 0 से π/4 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x, और इसमें लिमिट रख देंगे 0 से π/2। तो क्या ये 1/2 ln2 आएगा? बोलो तो ln√2। अरे हाँ या ना? अब सेम लॉजिक हुआ। I9 सबसे पहले I1 रखोगे तो I3 निकलेगा, फिर I3 माइनस करोगे तो I5, I5 माइनस करोगे तो I7, I7 माइनस करोगे तो कितना? तो पहला आंसर आएगा 1/2 ln2। इसको किससे माइनस कर देंगे? 1/4 से। इसको किससे माइनस कर देंगे? 1/6 से। और इसको किससे माइनस कर देंगे? बोलो 1/8 से समझ रहे हो कि नहीं? ये कैसे लिख रहा हूँ? यस सर Yes, sir. अरे हाँ या ना? I10 आया सर। I10 809/315 माइनस अरे वो ना ना उतना थोड़ी ना सॉल्व करने को कहा जाएगा। ये समझ गए कि नहीं? अल्टरनेट प्लस माइनस के तहत कैसे लिखा जा रहा है, बस ये देख लो जल्दी से, बाकी तो ओके। ये वाला टर्म उठा के लिख दो I3, और फिर I3 को माइनस कर दो 1/4 से, I5 आ जाएगा। I5 को माइनस कर दो 1/6 से, I7 आ जाएगा।
I7 को माइनस कर दो 1/8 से, I9 आ जाएगा। I9 ही निकालना। तरीका लिखने का समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. इस रिलेशन पे बेस अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही सब, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हो in इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या ये यही लिखा है? 0 से π/4 10 की पावर nx dx, हाँ या ना? हाँ, देखो सेम है। हाँ, तो क्या इसके लिए भी सेम रिलेशन आ जाएगा? in प्लस in माइनस 2 इक्वल टू मिडिल टर्म 1 माइनस आई। अरे हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद इसका अगला जो यूज है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए इफ in इक्वल टू 0 से π/4 10 की पावर nx dx, ठीक है, तो I10 प्लस I8, I8 प्लस I6, I6 प्लस I4 इन HP, या इसी को बुक में ऐसे भी बोल सकते हैं कि in प्लस in माइनस 2, in माइनस 2 प्लस in माइनस 4, हाँ या ना? और in माइनस 4 प्लस in माइनस 6 इन HP। ये बात समझ में आई क्यों? yes, sir. 1/9 सिंपल सी बात है, आपने नहीं कहा करेगा। in माइनस 2 क्या है? 1/n। ये One रिजल्ट by 1 अपॉन n माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन Yes, sir. 1 upon n minus 3, ये हो गया 1 n अपॉन minus n n minus माइनस 5. 5। अब n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 AP में है, तो उसका रेसिप्रोकल। जी, HV हो गया। और ये भी बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, ये वाला रिजल्ट भी, समझ रहे हो कि नहीं? कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ लिए गए। मेरी बात समझ रहे हो? कई बार ये x, एक बार ये x की पावर n वाला भी पूछ लिया गया। क्लियर हो रहा है तो Yes, sir. चलिए Yes, आप sir. नोट करिए। हाँ, ये नीचे गए। नहीं, यहाँ से नोट करेंगे ना। हाँ, रिजल्ट तो यानी 10 की पावर nx dx होगा, तो in का रिजल्ट क्या होगा? 1/n in प्लस in 1 माइनस upon n minus 1, मतलब इन दोनों का मिडिल। नहीं समझे? मतलब मैं हाँ, आपसे पूछूं I7, बीच का गैप 2 करोगे I5, तो बीच में क्या आ गया? I 6। 1 हाँ कर मैं आपसे पूछूं I12 प्लस I10 कितना होगा? 1/11 मैं आपसे पूछूं I21 प्लस I19 कितना होगा? सॉरी 1 by 20. 12 by 20. जो इनके मिड में आएगा वही है ना, in Yes. माइनस 2 का गैप, और बीच का जो टर्म है वो रेसिप्रोकल में। यही तो हुआ ना मतलब। यस गुड। फिर भी अगर ऐसा हो कि इफ x लाइज बिटवीन a से b एंड fx लाइज बिटवीन gx टू hx, मतलब एक फंक्शन fx है जो a से b के बीच में, gx से hx के बीच में है, ठीक है, देन a से b fx dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो a से b gx dx के इंटीग्रेशन से बड़ा होगा, और a से b hx dx के इंटीग्रेशन से छोटा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो साफ समझ में आ ही रहा होगा कि अब अगर एक फंक्शन दो फंक्शन के बीच में है तो उसका एरिया भी a से b के बीच में, दोनों के बीच में होगा कि नहीं? कॉमन सेंस। जैसे मान लो ये फंक्शन है क्या? fx, समझ रहे हो? ये फंक्शन है क्या? hx, और ये फंक्शन है gx। बोलो भाई। Yes, sir. और आपको इसका एरिया किसके बीच में देखना है? a से b। a से b के बीच में, तो इसका मतलब जो a से b के बीच में इसका इंटीग्रेशन आएगा वो gx के इंटीग्रेशन से बड़ा होगा, और hx के इंटीग्रेशन से छोटा होगा। यानी अगर फंक्शन जिस इनइक्वलिटी को होल्ड करता है किसी इंटरवल में, तो उसका इंटीग्रेशन भी उसी सेम इनइक्वलिटी को होल्ड करता है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये रिजल्ट कैसा है? फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। नोट हो गया? नहीं सर
देखो समझ तो गए होगे ना रिजल्ट। Yes. अभी डायग्राम से दिख रहा होगा ना। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। दिखा? अच्छा, अगर आई एन जो है वो 0 से π/4 10 की पावर nx dx है, तो इसका रिलेशन तो फिक्स है ना, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू 1/n-। अच्छा, आपको आई एन की वैल्यू पे ही कमेंट करना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में n+1 और n-1 लाना है। समझ रहे हो कि नहीं? 1 by x square. n+1 कब आएगा? 1 जब by आप x square आई को एन को आई एन प्लस टू से रिलेट करोगे। अरे बोलो। और n-1 कब आएगा? जब आप आई एन को आई IN टू plus से रिलेट IN करोगे। minus अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 से π/4 है तो 10x जो है वो 0 से 1 होगा, ये तो फील आता ही होगा। Yes. अच्छा, 0 से 1 अगर कोई नंबर है और आप उसकी पावर बढ़ा रहे हैं तो नंबर छोटा हो जाता है कि नहीं? Yes, sir. तो मतलब 10 की पावर nx जो है वो 10 की पावर n+2x से बड़ा होगा कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. और 10 की पावर n N माइनस minus टू एक्स से 2x. छोटा होगा कि नहीं? minus 2 ऐसे ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? Yes, sir. इसका मतलब 0 से π/4 के बीच में जो 10x होगा उसका इंटीग्रेशन इससे बड़ा होगा। 0 से π/4 के बीच में 10n+2x 2 और किससे छोटा होगा? 0 से 0 square 5/4 for 10 and minus 10n-2x। 2x. इसका मतलब जो आई एन है, इसका मतलब जो आई एन है वो आई एन प्लस टू से बड़ा होगा और आई एन प्लस वन से छोटा होगा। इसका मतलब जो टू आई एन है वो आई एन प्लस आई एन प्लस टू से बड़ा होगा और आई एन प्लस आई एन माइनस टू से छोटा होगा। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही? Yes. Yes, sir. ये वैल्यू कितनी होती है? 1 1 upon n upon n plus minus 1. n plus ये 1. वैल्यू कितनी होती है? 1 upon 1 minus upon n 1. minus 1. minus आई एन किसके बीच में लाई करेगा? इनके 1 upon 2n minus. ये समझ गए कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. और क्यों यही सोचा, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड किया, ये दिखा क्यों डिसाइड किया, यही बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज कैसे डिसाइड की है, समझ में आई सबको? भाई सिंपल सी बात थी, यहाँ हमें n+1 चाहिए, n+1 ऐसे आएगा, यहाँ हमें n-1 चाहिए, वो ऐसे आएगा। इसका मतलब हमें i n+2 और i n-2 को रिलेट करना पड़ेगा और x 0 से π/4 और 10x 0 से 1 होगा ही होगा। ये इनइक्वलिटी होल्ड होगी। एक बार फंक्शन की इनइक्वलिटी आ गई तो वही इनइक्वलिटी उसके इंटीग्रेशन की होगी सेम रीजन में। इसके बाद आई एन ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया भाई? अरे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? तो कोई डाउट Yes, या sir. दिक्कत आ रही हो तो बता दो तुरंत। चलिए, ये आई एन का पहला रिजल्ट था जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है। नोट कर रहे हो? Yes, sir. नोट कर लो। फिर आई एन का दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताते हैं। 4 रिजल्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आई एन का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है जो तरीका आप कहाँ लगाते आ रहे हैं, आई Indefinite. सेम उसी तरीके से करना है, बट इसमें अंतर सिर्फ इतना सा हो गया है कि अब आप लिमिट की वैल्यू रख देते हैं तो उससे एक रिजल्ट जो है वो किसी कांस्टेंट में चेंज हो जाता है, बस। बाकी तरीका वही सेम है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. गुड। नहीं, थोड़ा
हो गया सर। लिख लिया? यस हाँ सर। चलिए, अब आईएन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो साइन पे है। आपने ये भी सॉल्व किया था, याद है आपको? अगर आईएन है 0 से π/2 साइन की पावर nx dx, इसका भी अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, क्या ये और ये सेम लिखे हुए हैं डीआई के केस में? बोलो, प्रॉपर्टी 4। यस हाँ तो चाहे cos की पावर nx हो चाहे sin की पावर nx dx हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो किसी एक को सॉल्व करके रिजल्ट बना लेते हैं, उसी को हम जनरलाइज करके cos में भी लिख देंगे। अरे हाँ या ना? चलिए, याद है इसको? आईएन जब हमने सॉल्व किया था तो कैसे सॉल्व किया था? 0 से π/2 साइन साइन एन की माइनस पावर वन एक्स n इंटू माइनस साइन वन एक्स। एक्स और एक साइन एक्स अलग किया था। अरे हाँ या ना? यस और सर। इसमें लगाया था बाई पार्ट। बोलो। तो फर्स्ट यस फंक्शन एज इट इज लिखा था, सेकंड को क्या कर दिया था? इंटीग्रेट, और इसी में लिमिट रख दी थी 0 से π/2। माइनस माइनस प्लस हो गया था n-1, 0 से π/2 साइन की पावर n-2x और cos स्क्वायर x dx आ गया था। देखते जाना। अच्छा, जब इसमें π/2 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा, जब 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0। तो in क्या आएगा? n-1, 0 से π/2 साइन की पावर n-2x और इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। तो एक बन जाएगा n-1 i n-2 और एक बन जाएगा n-1 i n, और ये हो गया i n उठा के उधर लाएंगे तो n इंटू i n। अरे हाँ ये ना, देखो जरा ध्यान से, n n into in equals to n minus 1 in। इज इक्वल टू n-1 इंटू i n-2। क्या ये रिजल्ट दिखा? इसका मतलब in को हम क्या लिख सकते हैं? n-1 बाई n इंटू i n-2। ये रिजल्ट आता है इसका। कितने लोगों को ये समझ आया भाई? बोलो। इसका मतलब हमने क्या रिजल्ट देखा कि अगर in की वैल्यू 0 से π/2 साइन की पावर nx dx हो या 0 से π/2 cos की पावर nx dx हो, तो in का रिजल्ट क्या आ रहा है? n-1 बाई n इंटू i n-। कितने लोगों को समझ आया भाई? अरे हाँ या ना? यस तो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो आपने रिजल्ट निकाल लिया। अब एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, सपोज हमें i9 निकालना है। i9 का मतलब होगा 0 से π/2 साइन की पावर 9x dx होगा। तो इसका मतलब i9 की वैल्यू क्या होगी? 9/8 i7 8 by 9 होगी। अच्छा, i7 की वैल्यू क्या होगी? 6 by 7 7/6 7 i5। i5 की वैल्यू क्या होगी? 5 4 by 5 i3 आया ना? i3 की वैल्यू क्या होगी? 2 3/2 upon 3 i1। 2 upon 3 i1 डायरेक्ट निकल आएगा कि नहीं? यस 0 से π/2 sin x dx, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। अच्छा, i1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये 2/3 आएगा, 2/3 यहाँ रख दोगे तो 2/3 इंटू 4/5 आएगा, उसको यहाँ रख दोगे तो 6/7 और ये 8/9। तो अल्टीमेटली i9 की वैल्यू देखो क्या आ रही है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेक करियो। हाँ चलो, अभी रुकना जरा। अब अगर हमें i10 निकालना होता तो 0 से π/2 साइन की पावर 10x dx होता। इसका मतलब i10 कितना आता? 10/9 i8। i8 कितना आता? 8/7 I i6। i6 कितना आता? 6 by 5 6 i4। by 5 5 i4 कितना आता? 4 4 I2 5 by 4 I3 i2 कितना आता? 1/2 1 i। by 2 अब हमें यहाँ क्या निकालना पड़ता? i0।
आई जीरो होता है 0 से π/2 dx 1 इंटू डी एक्स, वैल्यू क्या हो जाती π/2। π/2 अब ये π/2 यहाँ रख देते और तो ये बन जाता 1/2 इंटू π/2, ये यहाँ रखते, फिर ये यहाँ रखते, फिर ये यहाँ रखते, फिर ये यहाँ रखते और आंसर आ जाता। तो अब जरा I10 कितना आ रहा है, 10 9 8 7 5 सॉरी 6 5 4 3 2 1 और साथ में π/2 यानी इवन और ऑड पे डिफरेंस है कि नहीं है। yes ऑड निकालना है तो 1 तक रुक जाएंगे जाके, और अगर हमें इवन पे निकालना है तो लास्ट में किससे π/2 π/2 पे। यानी अब जो अल्टीमेट हम रिजल्ट लिखने वाले हैं वो ये है, अब लास्ट है, जैसे in की वैल्यू 0 से π/2 साइन की पावर nx dx हो या 0 से π/2 कॉस की पावर nx dx हो, ठीक। और तो ये रिजल्ट होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 डॉट 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 से लेके 2 1, यहाँ पे π/2 आएगा क्योंकि n कैसा होगा। अच्छा अगली बार n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, मतलब सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर ही तो लिख रहे हैं, बोलो माइनस 4 n माइनस 5। अब की करते करते क्या आ जाएगा 2 सॉरी 3 और साथ में 2 और यहाँ क्या ये कब होगा जब n कैसा होगा 8। और अभी आप बिंदास डायरेक्ट हर बार यूज कर देंगे, कोई दिक्कत, समझ गए कि नहीं। अब सोचो जैसे मान लो हमें निकालना होता I15 0 से π/2 साइन की पावर 15x dx। अब कॉन्फिडेंस आएगा 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 अगर 1 ऊपर छूट जाता तो ट्राई कर लेते, 1 अगर आखिरी में आ गया तो 1 छोड़ देंगे क्योंकि ऑड है ना। यस समझ आ रहा है कि नहीं भाई। अब यहीं पे अगर हमें निकालना होता I6 0 से π/2 cos की पावर 6x dx, तो बोलो क्या करते 6 5 4 3 2 1 को समझ आ रहा है ये yes पक्का, कोई दिक्कत no नो सर कोई परेशानी। नो सर तो ये रिजल्ट समझ में आ गया कि नहीं, बोलो yes यस सर नोट करना है, स्टार्टिंग से नोट कर लो। ये दूसरा IN का रिजल्ट है जो सबसे माइनस क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे sin थीटा साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा बेटा a cos थीटा d थीटा लिमिट भी चेंज हो जाएगी a और थीटा के हिसाब से। x अगर a होगा तो π/2 होगा और 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा 0 से π/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 7/2 और साथ में आएगा a cos थीटा d थीटा। कितने लोगों को समझ आए। अच्छा यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करोगे तो a की पावर 7 और मिला के a की पावर 8 हो जाएगा। 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, तो क्या ये cos की पावर 8 थीटा d थीटा आ जाएगा। अभी सॉल्व कर ही लेते हो, अरे बोलो a की पावर 8 है, 8 आ गया मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 1 पे खत्म हुआ तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा π/2। कितने लोगों को समझ आया ये। यस सर आ गया 3 इंटू 2 तो आंसर आया 35 a की पावर 8 अपॉन 2 3 4 5 7 2 की पावर 8 इंटू π/2 2 की पावर 9 आ जाएगा। अरे बोलो क्या ये बात समझ पा रहे हो। अरे बोलोगे। यस सर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे कि नहीं बताओ। ये भी सेम वही a की पावर साइन थीटा वाले फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सिंपलीफाई करके हम अपना आंसर निकाल दो। तुरंत आएगा कि हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें, या इसको सेकंड नहीं मान सकते ना, सेकंड मानते ही बढ़ने लगेगा इंटीग्रेशन में। अच्छा यस सर अब कुछ लोग कहेंगे इसको फर्स्ट मान लें इसको सेकंड मान लें, बट फर्स्ट मानते ही कम होने लगेगा, नहीं
और हमें x की पावर n से n-1 तक जाना है, वो तो ठीक है, बट साइन की जगह हम cos ले आएंगे कि नहीं? Yes, sir. तो in चेंज हो जाएगा तो Yes, sir. तो इसका मतलब अगर हमें in का रिलेशन इस बार निकालना है तो इसका मतलब x की पावर n और sin x को अलग अलग नहीं ले सकते, तो x की पावर n-1 अलग कर दो और x के साथ क्या ले लो। अब इसमें बाई पार्ट लगा दो। बाई पार्ट लगाने में आप इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं? इसको सेकंड मान लो और इसको क्या मान लो, फर्स्ट। चलो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताना जरा। -x cos x cos plus x और plus प्लस का sin x। अरे हाँ या ना? yes अच्छा, ये माइनस में ये आएगा n-1। अच्छा, इसी में लिमिट रख देंगे क्या, 0 से π/2। अच्छा, ये n-1 बाहर आएगा, 0 से π/2 तो लिमिट चली रही है, x की पावर n-2 आएगा और ये इंटीग्रेशन आएगा क्या, -x cos x और साथ में प्लस का sin x। बताओ, अरे हाँ या ना, और इंटू dx। कितने लोगों को ये समझ आई ब्रेकिंग? अरे बोलोगे आगे कुछ? अब जब इसमें π/2 रखोगे तो क्या 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, π/2 1 हो जाएगा, तो क्या ये π/2 की पावर n बनाएगा? और 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से n-1 बाहर आएगा और क्या बचेगा, 0 से π/2 माइनस माइनस प्लस x की पावर n-1 इंटू cos x। बोलो भाई, अरे हाँ या ना? प्लस x की पावर n-2। साथ में क्या आएगा, -n-1 इंटू i(n-2) आएगा। अरे हाँ या ना? देखो, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। ये समझ में आया कैसे? Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? उसको उधर इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा तो, अरे हाँ ना, हाँ दादा इसको फिर से सॉल्व करने के लिए क्या लगा दोगे इसमें, बाई पार्ट। cos अब बाई cos पार्ट x लगाते वक्त इसको क्या मान लोगे, cos x को सेकंड cos x सेकेंड, और इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट। चलो, तो अब आ गया in प्लस n-1 इंटू i(n-2), साथ में आ गया π/2 की पावर n-1 और इसमें लगाओ बाई पार्ट तो n-1 बाहर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसमें रख दो लिमिट 0 से π/2 और माइनस फर्स्ट फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट तो ये बनेगा sin x और सेकंड को कर देंगे इंटीग्रेट तो x की पावर n और बाहर क्या आ जाएगा इसमें n और 0 से लिमिट क्या आ गई π/2 और साथ में dx। अब आओ, क्या ये वैल्यू 0 हो गई, जो क्यों, π/2 रखोगे तो cos 0, 0 रखोगे तो x 0। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये सब? अच्छा, ये वाला इंटीग्रेशन n बाहर करते ही in लिखा है कि नहीं, इसका मतलब π/2 की पावर n-1 प्लस n-1 बाई n in आ गया। अरे हाँ या ना? अब in पूरा एक तरफ ले लो तो in के साथ आ गया 1 माइनस n-1 बाई n प्लस n-1 इंटू i(n-2) इक्वल टू π/2 की पावर n-1 आया, हाँ या ना? अब जैसे आप एलसीएम लोगे तो in प्लस n इंटू n-1 i(n-2) इक्वल टू n इंटू π/2 की पावर n-1। कितने लोगों को समझ आया ये? नहीं आया? यहाँ पे एलसीएम लिया ना, n-n प्लस 1 बाई n, n और n कैंसिल, 1 बाई n, एलसीएम ले लिया। तो देखो, प्रोसेस पहला स्टेप वही डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला ही था। ये बात दिखी सबको कि नहीं? एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना था आपको, बात समझ में आ रही होगी। बस इसमें फर्क बस इस बात का आ जाता है कि अब आप लिमिट रखते हैं तो वैल्यू आने लगती है और उसी वैल्यू की हेल्प से ये रिलेशन आ जाता है। कितने लोगों को रिलेशन समझ में आया आई का, बताओ। अरे क्या हुआ, गायब हो Yes, गए? sir. Yes, sir. तो इसमें जब आई लिखोगे
तो 1 से e x की पावर 0 अलग कर लो और ln x की पावर n dx अलग कर लो और इसी में लगा दो बाई पार्ट। ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रख देंगे 1 से e माइनस फर्स्ट को करो जरा डिफरेंशिएट, तो n ln x की पावर कितना आ गया n-1 और साथ में एक 1/x और एक x और लिमिट आ गई 1 से e। अब ये वाला x कैंसिल, ये क्या बन गया in-1 और यहाँ पे जैसे e रखोगे ln e1 तो ये 1 आ गया और 1 रखोगे तो ln1 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा e माइनस n इंटू आई n-1 और ये क्या दिया हुआ in, तो रिलेशन आ गया in प्लस n इंटू आई n-1 इक्वल टू e। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? बोलो। सर हाँ, इसमें ln x को t रख देते तो e की पावर t की पावर n dt आ जाए। ln x को t रख देते तो क्या आ जाता? तो 1/x dx dt होता, dx इक्वल्स टू e की पावर t dt रख देते, हाँ, तो x वाला लगाने की जरूरत। अच्छा ये कह रहे हैं इसमें ln x को t रख देते तो 1/x dx क्या हो जाता dt ना। यस अच्छा फिर dx की जगह क्या रखते बेटा e की पावर t dt, तो ये आ जाता t की पावर e की पावर t और ये लिमिट चेंज कर लेते ln1 0 ln e1 और dt। अभी भी तो बाई पार्ट लगाना पड़ता ना, नहीं लगाते? और यस, अरे तुम्हें क्या दिखा, t की पावर n नहीं दिखा? छोटा पड़ जाता है वो मुझे। कैसे? तो e की पावर t में खोलना वोलना नहीं पड़ता, जनरली प्रेफर लिखने करते हैं में ना तो उसको। अरे तो बात तो वही घूम के पड़ती ना तब भी बेटा, e की यस पावर सर। t की पावर n। अरे यार मतलब माइनस t की पावर n-1 और n-1 बाहर करते e की पावर t तो घूम के वही आता ना। तो जितना सब्स्टिट्यूशन में टाइम लगाते उतना डायरेक्ट कर देते, ln में उतनी दिक्कत थोड़ी नहीं है। नहीं यस वो तो सेम ही है। अच्छा बात तुमने अगर बात छेड़ी है तो तुम ऐसे लिख सकते हो इस रिजल्ट को कि अगर in ये होता 0 से 1 t 0 से 1 और x की पावर n इंटू ई की पावर x dx, तो इसका रिजल्ट भी सेम आ जाता in प्लस n आई n-1 इक्वल टू ई। बोलो क्यों? सेम ही तो हो गया ना ये, ln x को t लेने वाली बात। बोलो। यस ये और ये सेम हो गए ना अब? अरे हाँ ये ना। यस बच्चों सर। में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, मतलब in का रिलेशन ऐसे, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है I20 प्लस 20 I19 पूछा गया है और जबकि in दिया था 1 से e ln x की पावर n इंटू dx, ऐसे पूछा गया है। तो आंसर सीधा इसका क्या आएगा e। ये है क्वेश्चन, समझ रहे हो कि नहीं? तो रिडक्शन रिलेशन के ये रिजल्ट होते हैं। अच्छा रिडक्शन रिलेशन के रिजल्ट निकालने का तरीका समझ में आया कि नहीं? हर बार आपको लगाना बाई पार्ट है, जैसे आप किसमें बाई पार्ट लगाते हैं आई के केस में। बस इसमें फायदा ये हो जाता है कि चूंकि आपको लिमिट दी होती है तो जो इंटीग्रेशन सॉल्व होता जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है, बस इतना आराम है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं?